गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11th का विषय रसायन पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब आगे आ गया है मूल बिंदु है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति अपन पढ़ते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो निर्वात में चल सकती है। इसके विभिन्न रूप जैसे परावैगनी किरणें, अवरक्त किरणें आदि ये भी निर्वात में चल सकती हैं। इनकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तथा इनमें विवर्तन और व्यतिकरण जैसे गुण पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें तरंगीय गुण होता है। जबकि सर आइजक न्यूटन ने यह बताया कि प्रत्येक प्रकाश ऊर्जा स्रोत से अति सूक्ष्म भारहीन कण निकलते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्रोत से अति सूक्ष्म भारहीन कण निकलते हैं। जब ये हमारी आँख की रेटिना से टकराते हैं तो हमें प्रकाश का आभास होता है। इन कणों को हम फोटॉन कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कणीय हो सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वितीय प्रकृति में यानी कि दोहरी प्रकृति में पाया जाता है, मतलब प्रकाश की डुअल नेचर होता है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद अपन आ गए आवोगाद्रो का नियम के। आवोगाद्रो का नियम क्या है? तो ज़रा आवोगाद्रो का नियम देखो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे अपन ने 2 गुब्बारे लिए और दोनों गुब्बारों में एक में हाइड्रोजन गैस भरती, एक में नाइट्रोजन गैस भरती। उतनी ही मात्रा में वहाँ हाइड्रोजन गैस भरी गई, उतनी ही मात्रा में हमने नाइट्रोजन गैस भरी। तो समान ताप व समान दाब पर गैसों का जो आयतन बना है उन आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होना चाहिए। अर्थात दोनों गुब्बारों में जितने नाइट्रोजन के अणु होंगे उतने ही हाइड्रोजन के अणु होंगे। अर्थात दोनों के अणु लगभग बराबर ही होना चाहिए, लगभग। तो अपन इसी प्रकार कह सकते हैं कि आवोगाद्रो का नियम है कि स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपन आ गए अणु तथा परमाणु में अंतर। तो सब लोग अपन ने पढ़ा है कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो सब लोगों को पता है कि परमाणु क्या है? पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। और अणु क्या होता है? अणु 2 परमाणु के संयोग से बनने वाला पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं परमाणु तथा अणु में अंतर। सबसे पहले परमाणु का बोलते हैं कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ का, यानी भी कोई सा भी पदार्थ हो, उसका सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वह परमाणु कहलाता है। जबकि अणु तत्व या युग्म का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अब अणु के बाद अब फिर परमाणु का एक पॉइंट अपन लेते हैं कि रासायनिक क्रिया में जो परमाणु होता है ये भाग लेता है। कोई सी भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग लेता है, जबकि जो अणु होता है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। अपवाद अपन बोल सकते हैं बहुलक या बृहद अणु होते हैं, कभी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब तीसरा बिंदु पढ़ते हैं कि रासायनिक क्रिया में जो परमाणु होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि अणु है ना रासायनिक अपक्रिया में विभाजित किया जा सकता है। तो किसी तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो आपस में लगभग समान होते हैं, जबकि अणु एक या अनेक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। तो ये परमाणु और अणु में थोड़े अंतर हो गए। अब इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट बिंदु, जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक दिया था तो इसके डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके आधार पर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। मतलब पदार्थ अत्यंत सूक्ष्महीन अविनाशी कण बोलते हैं, जिन्हें जो कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दूसरा बिंदु है कि जितने भी
परमाणु होते हैं आकार में, आकृति में लगभग एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। अगला बिंदु है कि अपन बोलेंगे कि परमाणु किसी भी भौतिक अवस्था में या रासायनिक क्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु आपस में एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। कभी भी कोई भी परमाणु जैसे 1:1:2:1 जो भी एक अनुपात होगा, जितने भी परमाणु हैं हमेशा एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं। एक तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि जिनकी सूक्ष्मतम कण को अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत थे नंबर 1। दोबारा से रिपीट शॉर्ट में जल्दी कहते हैं कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु आकृति और आकार में लगभग एक समान होते हैं, लेकिन दूसरे परमाणु से भिन्न होते हैं। किसी भी परमाणु को अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, और एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं जबकि दूसरे तत्वों से परमाणु भिन्न होते हैं। अब उसके बाद आ जाए अपन अगला बिंदु जो है मूल संकल्पना, कि मूल संकल्पना क्या है। तो मूल का तात्पर्य कि मूल कहलाता क्या है। मूल की अवधारणा एवोगाद्रो द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? एवोगाद्रो नाम वैज्ञानिक थे, एवोगाद्रो बोलते थे, दी गई थी। जो लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है ढेर, मतलब जैसे ढेर का अर्थ अपन बोल सकते हैं जैसे दर्जन का तात्पर्य 12 वस्तुओं से होता है, जिस प्रकार अपन बोलते हैं शतक का तात्पर्य किससे होता है, 100 से होता है। तो ये ग्रोस होता है, ये ग्रोस का तात्पर्य 144 से होता है। यह किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो मूल भी एक संख्या है जिसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। यह ढेर किसी का भी हो सकता है, जैसे कणों का हो सकता है, परमाणुओं का हो सकता है, आयनों का हो सकता है, आयनों अथवा इलेक्ट्रॉनों किसी का भी हो सकता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु अणुओं और आयनों की आदि संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं, अर्थात हम कह रहे हैं कि परमाणु अणुओं तथा आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मूल कहते हैं। और मूल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं मूल। अब मूल के बाद अपन अगला बिंदु लेते हैं जिसके लिए बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, अणु सूत्र किसे कहते हैं, इसके लिए अपन बिंदु देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र समझने के लिए और अणु सूत्र समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर आपको बताएं कि अगर ये सूत्र सुना हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र किन 3 चीज़ों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम सबसे पहले अपन देते हैं मूलानुपाती सूत्र की डेफिनेशन के मूलानुपाती सूत्र क्या कहलाता है। यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, मूलानुपाती सूत्र यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का एक सरलतम अनुपात प्रकट करता है। इसको बोलते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र। जैसे सरलतम अनुपात में बोले अपन काट सकते हैं 6:6, 6×2 = 12, 6:6, मतलब C1H2 और O1, मतलब CH2O एक काय का मूलानुपाती सूत्र है। किसका मूलानुपाती सूत्र है? ग्लूकोज का। ये मूलानुपाती सूत्र, तो किसी का भी मूलानुपाती आप सूत्र लिख सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि मर्क्यूरस क्लोराइड, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? अपन लिख सकते हैं HgCl। ये मूलानुपाती सूत्र। तो किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की एक सरलतम पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद आ गए अपन अणु सूत्र पे। अणु सूत्र किसे कहते हैं? तो यौगिक में उपस्थित कोई सा भी यौगिक है, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के
वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करे। जो किसको प्रदर्शित करे? वास्तविक संख्या को। जैसे CH2O, अगर वास्तविक संख्या लिखें तो इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 6H12O6, ये वास्तविक संख्या मतलब ग्लूकोज की एक वास्तविक, ग्लूकोज का जो सूत्र है उसका सही सूत्र है C6H12O6, ये वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अणु सूत्र हो गया कि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को जो प्रदर्शित करता है उसे हम अणु सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र और मूलाणु सूत्र के आधार पर कुछ सवाल आपकी बुक्स में दिए गए हैं, उनको आप कर सकते हो। उनमें जो सबसे सरलतम अनुपात होगा उसका ही सबसे पहले डिवाइड किया जाता है सभी संख्याओं में। उनके लिए आपको तत्व का परमाणु भार लगभग पेपरों में नीचे लिखा हुआ आता है, और परमाणु जो प्रतिशत मात्रा होगी वो आपके लिए दी होगी। इसके आधार पे आप अपनी बुक में सवाल देखें, आपको आ जाएंगे। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले विलयन किसे कहते हैं, फिर उसकी सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से जो पदार्थ, जो विलयन तैयार होता है, मिश्रण तैयार होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। अपन विलयन को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक यानी कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय, तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। यदि किसी शक्कर का घोल बनाया जाए पानी में घोल करके तो पानी क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, तथा जो शक्कर घोली गई है उसको विलेय कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय, तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अर्थात विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब इनकी सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मोलरता, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का तात्पर्य आप लोग जानते हो कि प्रतिशतता का तात्पर्य 100 से होता है। तो अपन को सबकी डेफिनेशन दे रहा हूँ एक एक से, केवल सवाल नहीं हो सकते, तो आप केवल करते जाए कि प्रतिशतता किसे कहते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा की संख्या को अपन प्रतिशतता कहते हैं। यानी किसी विलयन के 100वें भाग में, ऐसा बोल सकते हैं, किसी विलयन के 100वें भाग में विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करना ही प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता के बाद आते हैं नेक्स्ट बिंदु, जिसको बोलते हैं मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 1 लीटर, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। इसके आधार पर नीचे आपके बुक्स में पूरा सूत्र दिया होगा, आप उसको कर लीजिए। इसके अलावा हम अन्य सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारकों को कल या अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप अपना फियर वर्क कंप्लीट करते जाएं और किसी भी बात की समस्या हो तो अपने स्कूल या विद्यालय में आकर के अपने संबंधित शिक्षक से संपर्क करें। नमस्कार।